जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का ये जो है चैप्टर लेकर आए हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्यपालिका संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय लघुत्तरीय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, नागरिक शास्त्र महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कार्यपालिका, ये क्वेश्चन ये सब टॉपिक दोस्तों जो है पूछे जाते हैं बच्चों। कंपटीशन यानी नौकरियों के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कार्यपालिका किसे कहते हैं बच्चों। देखो, नाम से लग रहा है कार्यपालिका, जो कार्य करते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? देखो, सरकार के 3 अंग होते हैं बच्चों। पहला है विधायिका, पहला है क्या है विधायिका, और दूसरा है दोस्तों कार्यपालिका, और तीसरा है जो है न्यायपालिका। यानी विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून का पालन करना, यानी काम करना, और न्यायपालिका क्या अर्थ है? न्याय करना। तो हम जो है आज इस चैप्टर में दोस्तों कार्यपालिका के विषय में बच्चों बात करेंगे। कार्यपालिका जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब क्या होते हैं? कार्यपालिका के ही जो है अंग हैं। तो चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो, भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? संसदीय अध्यक्षात्मक। सही जवाब बच्चों हो जाएगा संसदीय कार्यपालिका है। कौन सी? संसदीय कार्यपालिका है। यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा। जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? तो जर्मनी में जो सरकार का प्रधान होता है उसे बच्चों चांसलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चांसलर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है? भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिसे विधायक बोलते हैं, वो सब बच्चों भाग लेते हैं। तीनों मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं? राष्ट्रपति के जो है चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का द्वारा राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यानी राष्ट्रपति राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी इनका चुनाव नहीं होता है 12 सदस्यों का। जो कला, समाज सेवा, साहित्य में निपुण होते हैं, ऐसे 12 लोगों का जो है राष्ट्रपति मनपसंद जो है इसका रख लेता है, यही चुनाव कर लेता है। ठीक है, इनका जो है चुनाव नहीं होता है, मनपसंद इन्हें नियुक्त कर लिया जाता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? तो अधिकतम कितना समय लगता है? तो दोस्तों 6 माह। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? 6 माह तक है। भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय सैन्य बल का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति, यानी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति वो कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो बच्चों, जो राज्यसभा का सभापति होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन है? होता है उपराष्ट्रपति। पर मंत्रिपरिषद कार्यकाल कितना होता है? तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष, 4 वर्ष, अनिश्चित, 6 वर्ष। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, यानी कोई निश्चित नहीं है। चलो, अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंस। कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यानी जो विधायिका कानून बनाती है तो कार्यपालिका उस बनाए गए कानून का पालन करती है, यानी काम करती है। भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो बच्चों, हमारे यहाँ जो है कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक जो है प्रशासनिक कार्यपालिका और दूसरा है राजनीतिक कार्यपालिका। देखो, प्रशासनिक कार्यपालिका जो सदस्य होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, ये सब बच्चों प्रशासनिक कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। इनका जो है कार्यकाल जानते हुए आप लोग 65 वर्ष का होता है। लेकिन जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, ये जो है ये कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों के लिए। जैसे मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, ये सब 5 वर्षों के लिए होते हैं। लेकिन जो प्रशासनिक कार्यपालिका होते हैं 65 वर्ष तक होते हैं। जैसे आईएएस, पीसीएस, कानूनगो, लेखपाल, ये सब प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों चलिए देखते हैं। भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को जो है राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, जिनका चुनाव होता है। जो 5 वर्षों के लिए इनका चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से कार्य करते हैं।
अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? जो सरकारी अधिकारी व कर्मचारी प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं वे अस्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। अभी हमने बताया अस्थायी कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं ना बच्चे। यही सब हैं जो कर्मचारी वगैरह है, IAS, PCS, लोअर PCS, समीक्षा अधिकारी, सब जो है क्या आ जाएंगे? प्रशासनिक कार्यपालिका यानी अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। अमेरिका में किस प्रकार की कार्यपालिका है? अमेरिका में जो है किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो बच्चों अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास। संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान कौन होता है? संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान कौन होता है? तो संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणी पद्धति के आधार पर होता है। यही बच्चों इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का, क्योंकि विधायक सांसद ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। विधायक सांसद को हम लोग चुनते हैं कैसे? प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो दूसरे के चुनाव में जाएंगे तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। देखो हम लोग राष्ट्रपति डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं MLA MP यानी विधायक सांसद, ये सब जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए बच्चों राष्ट्रपति चुनाव कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। अप्रत्यक्ष हो गया यानी इनडायरेक्ट हो गया। ठीक। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 10 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत माने होता है मनपसंद। मनोनीत माने क्या होता है दोस्तों? मनपसंद। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, समाज सेवा, साहित्य में क्या होते हैं दोस्तों? बहुत ही निपुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रस्ताव पारित करके, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कहाँ चलता है बच्चों? संसद में महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आम आदमी के ऊपर मुकदमा चलता है वैसे अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। कहाँ? संसद में। संसद भवन कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है, और जनगणना में सबसे पहला नाम राष्ट्रपति के होता है। जनगणना आयुक्त जो होते हैं राष्ट्रपति के घर जाते हैं और राष्ट्रपति को पहला नाम लिखते हैं जनगणना में। इसलिए भारत का पहला नागरिक कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक, और राज्यों के अंदर दिल्ली और पुडुचेरी में भी शामिल है। जो केंद्र शासित दिल्ली और पुडुचेरी है वहाँ के भी विधायक भाग लेते हैं। पहले नहीं शामिल किया गया लेकिन बाद में संशोधन करके शामिल कर लिया गया। भारत के राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो बच्चों भारत के राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति अनेक बार निर्वाचित हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है। संविधान में उल्लेखित विधि के समक्ष समता से भारत में कौन व्यक्ति उन्मुक्त है? तो विधि के समक्ष समता से भारत का राष्ट्रपति उन्मुक्त है। किसी एक परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की जो है घोषणा कर सकता है। तो यदि देश पर युद्ध या बाहरी शक्ति का आक्रमण हो जाए या देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह की अवस्था विद्यमान हो जाए तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? भारत में बच्चों मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? भारत में मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी में क्या होता है बच्चों? जवाबदेही। भारतीय नौकरशाही में कौन कौन शामिल है? तो भारतीय नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो बच्चों केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है? तो बच्चों संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य है राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देना।
भारत में संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया है? चलिए लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान में इस बात के लिए लंबी बहस चली कि संसदीय प्रणाली को अपनाया जाए या अध्यचात्मक प्रणाली को। कुछ सदस्य संसदात्मक प्रणाली के पक्ष में थे तथा कुछ सदस्य स्थिरता का अध्यात्मक प्रणाली की इच्छा रखते थे, परंतु अंत में संसदीय प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया गया। इसके निम्नलिखित कारण थे। संसदीय प्रणाली भारत की परिस्थितियों के अधिक अनुकूल है। संसदीय प्रणाली से भारतीय प्रशासक अधिक परिचित थे। संसदीय सरकार अधिक उत्तरदायी सरकार है। इसमें शासन और जनता के बीच से अधिक निकटता है। संसदीय प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि अधिक प्रभावकारी तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ लिखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ लिखिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अध्यक्ष है। देश के सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर 1, देश के कानून व नीतियाँ राष्ट्रपति के नाम से लागू किए जाते हैं। नंबर 2, राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करता है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति है। नंबर 3, राष्ट्रपति उच्चायुक्तों, राज्यपालों, न्यायाधीशों व राजदूतों की नियुक्ति करता है। नंबर 4, राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 5, राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों का प्रधान सेनापति होता है। नंबर 6, राष्ट्रपति युद्ध व शांति का अंतिम रूप से निर्णय लेता है। नंबर 7, राष्ट्रपति को किसी विषय पर सरकार से जानकारी लेने का अधिकार है। वह इस बात का अधिकार है कि सरकार राष्ट्रपति के प्रमुख विषयों पर परामर्श करे। लघुत्तरीय प्रश्न में अगला है, कार्यपालिका के प्रधान के चयन की विधियां बताइए। तो बच्चों, कार्यपालिका के प्रधान के चयन की विधियां निम्नलिखित है। नंबर 1, वंशानुगत कार्यपालिका। यह पद्धति इंग्लैंड, जापान तथा बेल्जियम आदि प्रजातांत्रिक देशों में है। राजतंत्र वाले देशों में सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान आदि शामिल है, जहां राजा का पद वंशानुगत होता है तथा उसका श्रेष्ठ पुत्र शासन का उत्तराधिकारी होता है। जनता द्वारा निर्वाचन। देखो बच्चों, यह पद्धति अफ्रीका देश, घाना तथा दक्षिण अमेरिका देशों, चिली, वेनेजुएला आदि में है। यहाँ जनता राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष मीन्स होता है इनडायरेक्ट। यह पद्धति संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना तथा स्पेन में है। इसमें जनता निर्वाचक मंडल चुनती है और निर्वाचक मंडल सर्वोच्च कार्यपालिका का चुनाव करता है। नंबर 4 है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। देखो, स्विट्जरलैंड तथा भारत में यही पद्धति है। इसमें संघ और राज्यों की व्यवस्थापिकाएँ मिलकर राष्ट्रपति या संघीय कार्यकारिणी परिषद का निर्वाचन करती हैं। मनोनयन। कार्यपालिका का मनोनयन भी होता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा होती थी। कनाडा, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान में भी गवर्नर जनरल का पद विद्यमान है। व्यवस्थापिका किन 2 तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है? अगला क्वेश्चन बच्चों कि व्यवस्थापिका किन 2 तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है? आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, सैद्धांतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका सर्वोच्च है और कार्यपालिका उसके अधीन होती है। संसदीय शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है तथा अध्यात्मक प्रणाली में वह पृथक रहकर व्यवस्थापिका के कानूनों को लागू करती है। परंतु आधुनिक युग में कार्यपालिका के अधिकारों में निरंतर वृद्धि हो रही है और आज वह विश्व के अनेक देशों में व्यवस्थापिका पर हावी होती जा रही है। रंजन म्योर जैसे विद्वान कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। उन्हीं के शब्दों में मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। संघीय मंत्रिपरिषद के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर देखें बच्चों। संघीय मंत्रिपरिषद तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार संविधान की दृष्टि से राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, परंतु वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। भारतीय संविधान में देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की है। संसदात्मक शासन का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख अंग मंत्रिपरिषद है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद शासन का आधार स्तंभ होता है। बेजहार्ट ने मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका तथा विधायिका को जोड़ने वाला
कब्जा कहा है। यद्यपि वैधानिक रूप से संघ की कार्यपालिका का सर्वेसर्वा राष्ट्रपति होता है, किंतु वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में केंद्रित होती है। इसलिए मंत्रिपरिषद का अधिक महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ देश में संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र होता है। वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद के पास। मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के संबंध को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों कि मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिपरिषद का गठन उसे परामर्श देने के लिए किया जाता है, किंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। मंत्रिपरिषद के निर्णय एवं परामर्श राष्ट्रपति को मानने पड़ते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति इनके संबंध में अपनी व्यक्तिगत असहमति प्रकट कर सकता है, किंतु वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होता है। भारतीय संविधान में किए गए 42वें एवं 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का परामर्श कानूनी दृष्टिकोण से मानने के लिए बाध्य है। वह केवल मंत्रिमंडल से पुनर्विचार के लिए आग्रह ही कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद की नीतियों को किस रूप में प्रभावित करता है यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर है। मंत्रिपरिषद में लिए गए समस्त निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है तथा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल का गठन करता है तथा उसे शपथ ग्रहण कराता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से वह किसी भी मंत्री को पदच्युत कर सकता है, यानी जो हटा सकता है। प्रधानमंत्री के पद के महत्व का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री के पद के महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आइए इसको देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद ही व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है, अतः यहाँ प्रधानमंत्री के पद का अत्यधिक महत्व है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और शासन की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के विषय में लॉर्ड मार्ले ने कहा था कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के वृत्तखंड का मुख्य प्रस्तर है। प्रस्तर माने पत्थर होता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के लिए कहा गया यह कि वाक्य है भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी अक्षरशः सत्य है, क्योंकि भारत में भी शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में ही केंद्रित रहती है। इस प्रकार रमजे मेयोर का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कथन प्रधानमंत्री राजरूपी जहाज का चालक चक्र है, भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति का सही चित्रण करता है। भारत में राष्ट्रपति केवल वैधानिक प्रधान होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रधानमंत्री की जो है महत्वपूर्ण स्थिति के संदर्भ में कहा था, प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के भवन के वृत्तखंड की मुख्य शिला है, और जब तक हम उक्त पद की इतनी अधिक अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें कि वह स्वेच्छा से मंत्रियों के नियुक्त या पदच्युत कर सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं हो सकता। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कार्यपालिका संबंधित कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए।